हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर नंबर 4 है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ओम्स लॉ को पहले हम डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, पहले फार्मूला डिड्यूस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, I इक्वल टू NEAVD, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था और ये भी डिराइव किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या जो ड्रिफ्ट स्पीड है, इसका फार्मूला आया था E टाउ बाई एम। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो I इक्वल टू मिल जाएगा हमको NEA टाउ बाई एम। ये फार्मूला आया। अगर यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा NE² E टाउ बाई एम। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर E को हम चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ के फॉर्म में, तो I इक्वल टू हो गया यहाँ से NE² टाउ एम और ये हो जाएगा आपका V बाई एल। ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि I बाई वी का रेशियो, अगर हम I बाई वी का रेशियो लें तो ये हो जाएगा NE² टाउ बाई एम एल। ये वैल्यू मिल जाएगी। V को यहाँ डिवाइड कर लिए, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब V बाई आई, ये हो जाएगा आपका, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ML बाई NE² टाउ। ये वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो V बाई आई का जो रेशियो निकालना है वो हमें क्या मिला है, एक कांस्टेंट। V बाई आई का जो यहाँ से रेशियो मिला है वो क्या है, कांस्टेंट है। और V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं क्या, R मीन्स रेजिस्टेंस। यहाँ से आपको मिल जाता है V इक्वल टू RI या V इक्वल टू IR। जहाँ पे R की क्या वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है ML बाई NE² टाउ। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, ML बाई NE² टाउ। अब देखिए, यहाँ से ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या बना, इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास आ गया V इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला आ गया, इस तरीके से हमने डिराइव किया। तो यहाँ से अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ states that potential difference across the ends of conductor that is directly proportional to क्या, current। यहाँ हम बोल सकते हैं current flowing through a conductor that is directly proportional to potential difference across the ends of conductor। लेकिन डेफिनेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद आपको बोलना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट देयर आर सम कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, लाइक दैट टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेन। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करना है, कांस्टेंट, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होना चाहिए, केप्ट कांस्टेंट। ये पूरा डेफिनेशन आप बोलेंगे जब भी आप ओम्स लॉ डिफाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या वैसे भी बोल सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर को और मैकेनिकल स्ट्रेन को आपने क्या किया है, कांस्टेंट किया है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलेशन यूज करते हुए आप ये फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से R की जो वैल्यू आई है वो आई है ML बाई NE² टाउ। देख सकते हैं यहाँ से आप, R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करते हैं, तो आपको मिलता है R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो यहाँ पे क्या है, रो क्या है, रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
इन सब चीज़ों को हम आगे भी पढ़ेंगे। मेनली आज का हमारा ये टॉपिक था कि ओम्स लॉ डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला किस तरह से डिड्यूस होता है। V अपॉन I का जो रेशियो एक कांस्टेंट मिला है दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का मतलब कि करंट के फ्लो को अपोज करना। करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। देखिए अभी हमने पढ़ा कि V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R का वैल्यू है ये ml/n² A टाउ। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा V/I, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। 1 ओम दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर। वोल्ट किसके लिखा आपने? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और करंट के लिए क्या लिखा आपने? एम्पियर। ये वैल्यू हो गई तो यूनिट की। अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला अगर बोला जाए आपसे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का, तो निकाल सकते हैं आप इस तरह से। आप यूज़ करके निकालिए। V का पहले निकाल लीजिए W/Q करके। V इक्वल टू होता है W/Q, और ये हो जाएगा आपका ml/T-2। ये तो वर्क डन का लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाई Q। Q मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज को I/T लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका AT। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ से मिल गया ml/T-3, और क्या हो गया? A-1। ये वैल्यू किसके लिए मिली? V के लिए मिली। अभी हमको डिवाइडेड बाई A और करना है, तो A से एक और डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका ml/T-3 A-2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला किसका? रेजिस्टेंस का। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का निकालिए, फिर एम्पियर का A से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ -1 था, A से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? A-2। तो ये बातें थी आपकी रेजिस्टेंस के बारे में। और आपने क्या पढ़ा अभी? आपने अभी पढ़ा था कि R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जो है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आपका लेंथ पे। लेंथ के साथ क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/A, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और तीसरी बात होती है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और चौथी बात होती है रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करें तो आपको पता है R इक्वल टू मिल जाता है ρL/A। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, वेयर रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप लेंथ को यूनिट कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी यूनिट कर दें, मतलब कि लेंथ आपका 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर है, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा R इक्वल टू रो। मतलब स्पेसिफाई करने पे जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है या रेजिस्टिविटी के बराबर आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपने लेंथ को 1 मीटर कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। यहाँ से इसको हमको क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे बोल सकते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये तो जनरल बातें थी जो आपने पहले भी समझा होगा। अगर यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इन दोनों को मिल जाएगा, रो की वैल्यू मिल जाएगी m/n² रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखिए, आपको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे L/A तो दोनों में है, कॉमन बन गया। यहाँ से आपको मिल गया
रो की वैल्यू m/n² टाउ, मतलब रजिस्टिविटी है वो m/n² टाउ इतने के बराबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रो जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/n के, और रो जो है वो है आपका प्रोपोर्शनल 1/टाउ। यहाँ हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी है। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये तो आप इसको जस्ट पता ही है कि टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगता है। और स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आप दो बातें समझ सकते हैं कि जो रो है, जो रजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की, वो नंबर डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, 10⁻²৯, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए कंडक्टर में क्या होते हैं, अच्छी तरह से करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। जैसे कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी अलग है, इंसुलेटर के लिए नंबर डेंसिटी अलग है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग है, और सेमीकंडक्टर के लिए अलग है। तो इसका मतलब ये जो नंबर डेंसिटी है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। जो ये नंबर डेंसिटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये रो भी क्या है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसीलिए जो चार्ट लिखा था आपने, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें एक और टर्म क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी था उसमें इंक्लूडेड। यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम से आप क्या समझ सकते हैं कि रो जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया मान लीजिए कंडक्टर का, तो जो वाइब्रेशंस हैं किसके, पॉजिटिव आयंस के, एटम्स के, और फ्रीक्वेंट होंगे, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ करने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब ये डिक्रीज़ होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ध्यान से देखिए, ये डिक्रीज़ होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, कोलिजन्स बढ़े, कोलिजन का एम्पलीट्यूड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। इससे क्या हुआ, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इसका मतलब रो भी क्या हो गया, बढ़ गया। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया किसी भी कंडक्टर का, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए जो चौथा पॉइंट आपने लिखा था उसमें क्या लिखा था आपने, कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। 4 पॉइंट हो गए यहाँ से। नेचर ऑफ मटेरियल पे टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ, या हम बोल सकते हैं एवरेज टाइम इन सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा R = ρl/a, ये फार्मूला हो गया। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लेंथ को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क आएगा। तो पहले जब लेंथ यल था तो ये हो जाएगा ρl/a। अब मान लीजिए लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस बदलेगा, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है, बदलेगा। तो उसको r' लिख लिए, ये हो गया आपका रो, लेंथ को डबल कर दिए, डिवाइडेड बाई a। r' = यहाँ से हो जाएगा ρ2l/a। अगर यहाँ से हम r/r', अगर इसका आप रेशियो लेते हैं, रेशियो लीजिए, देखिए क्या आता है, r/r' का रेशियो लीजिए, तो ये हो जाएगा ρl/a इंटू, ये रेसिप्रोकल हो गया,
रेसिप्रोकल मतलब a/2 रो एल, ये कैंसिल, क्या बचा r/r डैश, ये मिला आपका 1/2। यहाँ से आप बोल सकते हैं r डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है लेंथ को डबल करने पे वो क्या है r डैश है, जो पुराना रेजिस्टेंस है वो क्या है r है। लेंथ को आपने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल हो गया। इससे प्रूव होता है r प्रोपोर्शनल टू l, मतलब लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए था डबल होना चाहिए था, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दे, लेंथ को ना चेंज करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करिए, r डैश ये हो जाएगा आपका रो l/2a। अगर आप रेशियो ले r/r डैश का तो क्या मिलेगा रो l/a इंटू 2a/रो l। a से a कैंसिल हो गया, रो l से रो l कैंसिल, r/r डैश ये मिल गया आपका क्या 2, यहाँ से r इक्वल टू क्या मिला 2r डैश। मतलब पहले रेजिस्टेंस डबल था, मतलब पहले जो आपका बाद वाला रेजिस्टेंस है उसका क्या करेंगे 2 टाइम्स करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं r डैश इक्वल टू r/2। मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पहले वाले की क्या है आधा है। हाफ क्यों हुआ ये, क्योंकि एरिया को आपने डबल कर दिया, और एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया हाफ हो गया, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आपको देखने को मिलता है। ये बातें हैं, ये कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको कभी कभी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अगर यहाँ से हम लेंथ को हाफ कर दें तब पर भी देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करके तब पर भी देख सकते हैं, इसी तरीके से और भी चेंजेस करके देख सकते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। लेंथ को इंक्रीज कर दे रहे ट्वाइस बाय ओरिजिनल लेंथ, आपको नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे R1 की वैल्यू आपको दी हुई 5 ओम, और मान लीजिए आपका L1 जो पहले वाला लेंथ था उसको L मान लेते हैं, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A मान लेते हैं स्टार्टिंग में बिना इंक्रीज किए हुए। अब क्या किया आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ कितनी बढ़ गई, ओरिजिनल लेंथ तो L थी, इसका ट्वाइस और इंक्रीज कर दिया तो कितनी लेंथ हो गई 3L। पहले L था, अब कितना हो गया 3L। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो आपको मान नहीं लेना है खुद से, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब A2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रही है, लेंथ भी चेंज हो रहा है वायर का, तो कांस्टेंट क्या बचा, कांस्टेंट उसका बचेगा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, मतलब A1 L1 पहले वाला बराबर क्या हो जाएगा A2 L2। A1 की वैल्यू कितनी है A है, L1 की वैल्यू कितनी है L है, A2 की वैल्यू आपको निकालनी है, L2 की वैल्यू कितनी है 3L है, ये सॉरी L से L कैंसिल हो गया, ये A2 इक्वल टू हो जाएगा A/3। A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू कितनी हो गई A/3 हो गई। अब आप लगा सकते हैं फॉर्मूला R1, ये हो जाएगा आपका रो L1/A1, R2 ये हो जाएगा रो L2/A2। दोनों का रेशियो ले लीजिए R1/R2 का, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1/A1 इंटू क्या हो जाएगा A2/L2, ये मिल जाएगा। आसान है, दोनों का रेशियो ले लिया। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को पुट करिए, R1/R2 ये हो गया, वैल्यूज़ को पुट करिए, देखिए L1 की वैल्यू कितनी है L है, A2 का वैल्यू कितना है आपको A/3 है, और A1 का वैल्यू क्या है A है, और यहाँ पे और कौन सी वैल्यू है L2 की वैल्यू कितनी है 3L। यहाँ से देखिए L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, R1/R2 मिल गया क्या आपका 1/9। यहाँ से आपको R2 निकालना है तो R2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R1, 9 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स 5, तो कितना आ गया 45 ओम। मेन बात आपको समझने वाली ये थी कि आपने लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बदल गई, कांस्टेंट क्या रहा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, मीन्स A1 L1 बराबर A2 L2। ये रिलेशन यूज़ करके
आपने A2 का वैल्यू क्या निकाल लिया, A/3, फिर तो ये प्रोसेस आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से अभी पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन अभी हम और करते हैं। पर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0 इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब R0 ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है और L0 इसका ओरिजिनल लेंथ है। फिर आपने क्या कर दिया, नया रेजिस्टेंस R और लेंथ को कितने टाइम्स किया हुआ है, n टाइम्स, मतलब n टाइम्स L0 ये किया है। इस क्वेश्चन में भी ये नहीं बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखिए, इसका मतलब आपको वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। A1 L1 बराबर A2 L2। A1 की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं A है। L1 की वैल्यू कितनी है, L0 है। A2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और L2 की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स L0 है। L0 से L0 कैंसिल, A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से A/n, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अब क्या करना है, आगे का प्रोसेस करते हैं। R1 ये हो जाएगा आपका रो L1/A1, R2 रो L2/A2। यहाँ से अगर हम R1/R2 का रेशियो ले लें, या हम इसको हम R0 और R हमने लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं R0/R का रेशियो, ये भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं R0 और इसको क्या लिख सकते हैं, R। ये आपका ओरिजिनल और ये आपको चेंज करने के बाद। तो यहाँ से रो और रो कट जाएगा, क्या बचेगा, L1 A1 और इधर बचेगा आपका A2 और नीचे क्या बचेगा, L2। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, L1 की वैल्यू कितनी है, L0 है। A2 की वैल्यू कितनी है, A/n है। और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू A है। और L2 की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स L0 है। यहाँ से L0 से L0 कैंसिल, A से A कैंसिल, R0/R इसकी वैल्यू क्या मिली, 1/n इंटू n, ये हो गया कितना, n²। यहाँ से हमको R निकालना है। R मतलब क्या, जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, R यहाँ मल्टीप्लाई n² यहाँ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, n² टाइम्स R0। मतलब ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है उसका कितने टाइम्स हो गया, n²। मतलब अगर आपने n को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे 2² मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 3 टाइम्स किया आपने, 3² मतलब कितने टाइम्स, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट ना दे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और इसका यूज़ करके पहले ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या चेंज आया, वो चेंज निकालने के बाद इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा उसमें। अ वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 5%। वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, बाई 5%। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंटेज चेंज आपको बताना है। लेंथ को कितना इंक्रीज कर रहा है, 5%। आपको फॉर्मूला पता है, R = ρl/A। और जब आप लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, बार बार आपको मैंने बताया कि क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब A1 L1 बराबर हो जाएगा आपका A2 L2। अगर हम लिखें R1, पहले वाला जो रेजिस्टेंस है R1, ये आपका रो L1/A1। यहाँ पे अगर ऊपर नीचे आप L1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो L1/A हो जाएगा A1 L1, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L1 से, नीचे किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका रो L1² A1 L1 की जगह पे क्या लिख देंगे, V, वॉल्यूम। रो और V कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको मिला कि जो R1 है ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, L1² के। उसी तरीके से अगर R2 लिखें तो ये प्रोपोर्शनल होगा L2² के। अगर इनका हम रेशियो ले लें तो R1/R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका L1²/L2²। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे नीचे वाला टर्म वॉल्यूम बना लिए, रो और V क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से क्या मिला, R1 = L1²। सिमिलरली R2 क्या होगा, = L2²। रेशियो ले लेंगे R1/R2 का तो L1²/L2²।
यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हम ये कर सकते हैं कि L1 मतलब कि स्ट्रेच होने से जो पहले वाला रेजिस्टेंस है वो है आपका L1 और ये वाला बाद का, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, R2/R1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका L2/L1²। कोई आपको चिन्ह नहीं आया रेसिप्रोकल करने से। जो L2 की वैल्यू है वो क्या है आपका L का 5%, मतलब कि जो पहले वाला है उसका आपने क्या किया 5% बढ़ाया है, तो L प्लस 5% ऑफ L। इसको आप लिख सकते हैं क्या L1 प्लस 5% किसका L1 का डिवाइडेड बाई L1² स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा लिया स्क्वायर लगा लिया। 5% मतलब क्या हुआ L प्लस 5/100 L1 प्लस 5/100 L1/L1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है। ये 5/100 मतलब क्या होगा 0.05, तो L प्लस L1 प्लस 0.05 L1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, L1 को अगर कॉमन करेंगे तो L1² कॉमन आएगा, यहाँ के क्या बचेगा 1 प्लस 0.05 और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है L1²। यहाँ से L1² कैंसिल हो गया, R1/R2 का या R2/R1 की वैल्यू आ गई 1.05 का स्क्वायर। अगर आप 1.505 का स्क्वायर कर सकते हैं तो इसको आप कर लेंगे 1.05 इंटू 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपका R1 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 इंटू 1.05 और R1 और ये हो जाएगा 1.1025, ये वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। परसेंटेज चेंज के लिए आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा R2 माइनस ये करना पड़ेगा आपको डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाई 100%, मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100%। R2 की वैल्यू कितनी है 1.1025 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या है 100%। इसको आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 10.25%। तो ये प्रोसेस, ये तरीका लगा करके ये इसका मेन है, ये तरीका लगा करके और ये आपको ध्यान रखना है कितने परसेंट से आपको इंक्रीज कर रहा है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इन द रेजिस्टेंस। और हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद आपका सेल का टॉपिक आ जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल उसके पहले आएगा, फिर हम पढ़ेंगे सेल, फिर हम पढ़ेंगे क्या किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, और आपका चैप्टर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से भी आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए और नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।